जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की यूनिट 1 को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो बिल्कुल इस वीडियो से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि चीज़ों को आपके माइंड में सेट कर दूँ, है ना। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये वीडियो आप देख लें, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। VA, VSC, VCOM सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति चाहे मेजर सब्जेक्ट हो या फिर माइनर, है ना, लिखित पेपर में ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही आपको छोटी छोटी बिल्कुल बारीक चीज़ें भी बताने की कोशिश करूँगा जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी। पूरी वीडियो को क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ों को मैं आपके साथ समझाता हुआ चलूँगा, है ना। PDF के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। चलो, अब कोई बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, लिखना स्टार्ट कर देंगे और माइंड में चीज़ों को सेट करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब समझो बात, वैदिक काल से क्या अर्थ है, तो वैदिक काल से अर्थ है ऋग वैदिक कालीन, ठीक है। समझ गए, वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल। अब समझो सबसे पहले बात को, ऋग वैदिक आर्यों की सामाजिक दशा की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है ना। तो ऋग वैदिक आर्यों की जानकारी, जो सामाजिक दशा की जानकारी, वो कहाँ से मिलती है, तो भाई ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद क्या है, आपका वेद है। अब आप हमें सबसे पहले ये बता दो अपने वेद कितने हैं, ठीक है, और जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी क्वेश्चन में, कि ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन त्याग कर सामाजिक जीवन का विकास किया था। एक और पॉइंट इसमें रहेगा कि जीवन में स्थायित्व आ गया था। इनके जीवन में क्या आ गया था, स्थायित्व आ गया था, और समाज का जो है वो संगठन हो गया था। तो अभी इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की, जो है वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, है ना। उनकी हमें सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है कि विवाह उस टाइम के कैसे होते थे, जाति प्रथा क्या थी, है ना, क्या स्थिति थी स्त्रियों की, शिक्षा कैसी थी, है ना, भोजन के बारे में क्या खाते थे वो, वेशभूषा कैसी थी, क्या पहनावा था, पारिवारिक जीवन या फिर मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम समझते हैं विवाह। तो सामाजिक संगठन की जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे विवाह। तो देखो, ऋग्वेद ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था, ठीक है। उस समय क्या होता था कि समाज में भाई व बहन या फिर पिता पुत्री तथा माँ पुत्र का परस्पर विवाह बिल्कुल निषेध था, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती थी। सेकंड की हम बात करेंगे जाति प्रथा, ठीक। अब जाति प्रथा समझो आप, ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का जो है अस्तित्व था अथवा नहीं, इसमें परस्पर जितने भी विद्वान हैं वो मतभेद है उनमें, है ना। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, और कुछ कहते हैं कि नहीं थी, और कुछ कहते हैं जो थी तो वो 4 वर्ण थे उस टाइम। वो कहते हैं कौन कौन से, तो भाई उसमें बताया है कि वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जो है वो समाज इन चारों वर्णों में बटा हुआ था, ठीक है। और ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है, उनके अकॉर्डिंग हम आपको बातें बता रहे हैं। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो है स्त्रियाँ, क्या स्त्रियों की स्थिति थी उस टाइम की, है ना, वो चीज़ हम समझेंगे। देखो, स्त्रियों को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था उस टाइम, और स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी थी। और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो विदुषी महिलाओं को समाज में उच्च स्थान बिल्कुल प्राप्त होता था, ठीक है। और अगर शिक्षा की बात करी जाए, है ना, शिक्षा व्यवस्था, तो ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व था। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। और उस टाइम जो शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, मैं क्या ही बताऊं, है ना। आज के समय की शिक्षा और उस समय की शिक्षा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर हम लोग देखते हैं, है ना। आप बताओ क्या अंतर आपको समझ में आता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है भोजन के बारे में, ठीक है। तो उस समय का क्या भोजन था, किस तरह का वो भोजन करते थे, तो वो सब चीज़ अगर हम समझें तो देखो भाई, ऋग्वैदिक कालीन व्यक्तियों के भोजन में दूध का विशेष महत्व था, ठीक। और दूध और उनसे बनने वाली जो चीज़ें थीं, जैसे घी हुआ या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, व्यापक रूप से उनका प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीस कर, है ना, उसमें घी अथवा मक्खन मिलाकर केक की तरह
प्रयोग में लाया जाता था उस टाइम, और सब्जियों एवं फल को भी उस टाइम खाया जाता था। भोजन मात्र शाकाहारी नहीं मांसाहारी भी होता था, माने दोनों ही तरह के भोजन उस टाइम प्रचलित थे, है ना। मांसाहारी लोग भी थे और शाकाहारी लोग भी थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करें, अगर पॉइंट रहेगा आपका वेशभूषा, ठीक है। वेशभूषा समझ लो, है ना। ऋग्वैदिक आर्यों की वेशभूषा बिल्कुल साधारण थी। आर्य जो है वो सूती, ऊनी एवं रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। मृगशाल का भी प्रयोग खूब किया जाता था उस टाइम। और आर्यों की पोशाक में प्रारंभ में प्रमुख दो वस्त्र थे। कौन कौन से? तो एक वास, जो शरीर के नीचे के भाग पर पहना जाता था, और दूसरे भाग में बांस की एक प्रकार से धोती से जो है वो तुलना की जा सकती है, ठीक। तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट करते हुए चल रहे होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा फास्ट जो है वो वीडियो लग रहा हो, पर आप रोक रोक करके चीज़ों को लिख लें, समझ लें, है ना। चलो बात करेंगे पारिवारिक जीवन, आपका 7 नंबर पॉइंट रहेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो आर्यों के समाज की आधारभूत इकाई जो है वो परिवार ही थी, है ना। ऋग्वैदिक कालीन परिवार पितृसत्तात्मक था, अर्थात किसी भी परिवार का जो मुखिया है उस परिवार का सर्वाधिक आयु वाला पुरुष होता था। जैसे कि वह पितामह, पिता, चाचा, बड़े पुत्र में से कोई भी हो सकता था, ठीक है। परिवार के मुखिया का संपूर्ण परिवार का पर पूर्ण अधिकार होता था तथा अन्य सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना बिल्कुल परम आवश्यक था। तत्कालीन समाज में जन व धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक परिवार की व्यवस्था परम आवश्यक थी, है ना। और अगर जो परिवार के मुखिया की बात नहीं मानता था या उनके निर्णय का पालन नहीं करता था, तो उस टाइम उन्हें पता क्या होता था? कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, है ना। और उसे व्यवस्था बस जो है उसको वो भोगने के लिए तत्पर रहते थे, उन्हें भोगना पड़ता था उसको, ठीक है। अब लास्ट की हम बात करेंगे मनोरंजन के साधन, और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम सोच रहे हैं कि आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए अब बात करेंगे मनोरंजन। तो देखो जीवन के प्रति आर्यों का स्वास्थ्य एवं आशावादी जो है वो दृष्टिकोण था उनका, कि वो स्वस्थ जीवन जीने में ज़्यादा रुचि रखते थे। वे जीवन को अधिक से अधिक सुखद तरीके से व्यतीत करना चाहते थे। देखो रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, धूत, नृत्य एवं संगीत आदि आर्यों के जो है वो मनोरंजन के साधन थे, है ना। तो इस समय की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ ली हैं। सामाजिक जो संगठन की विशेषता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चाहे विवाह की बात करें, जाति प्रथा या फिर अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं अगर, तो पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो अब बात करना ही है कहीं ना कहीं कि जो पूर्व वैदिक काल है, वैदिक काल से पहले के टाइम की जो धार्मिक स्थिति है उस टाइम की बात करनी है। और अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो रिलीजियस जितनी भी कंडीशन है कि देखो प्रकृति की उपासना, वो किस देवी देवता की उपासना करते थे, है ना। देवता कौन कौन थे, उनका वर्गीकरण, और देवताओं की क्या विशेषताएं थी, धार्मिक कार्य कौन कौन से होते थे, और धार्मिक दर्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हेडिंग जो है बन जाएंगी, ठीक है। अब वन बाय वन आप चीज़ें समझ लो। सबसे पहले देखो बात करेंगे नंबर 1, प्रकृति की जो उपासना है उनके बारे में हम समझेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। जैसे कौन कौन देवता की, तो सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, अग्नि आदि में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते थे और इसलिए उनकी पूजा करते थे, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड जो पॉइंट आपका रहेगा, देवताओं का वर्गीकरण। समझ लो आप, देखो ऋग्वेद में बड़े 33 देवताओं को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है और इन 3 वर्गों में 11-11 देवता हैं, ठीक है। समझो बात, स्वर्ग के देवता जैसे हैं, है ना। अब स्वर्ग के देवता हैं कौन कौन है, जैसे वरुण हुए, सूर्य हुए, सावित्री, अदिति, उषा आदि। अब वायुमंडल के देवता तो चंद्र, रुद्र, मरुत आदि। और अगर हम बात करें पृथ्वी के देवता तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, है ना, ये सब। और स्वर्ग के देवताओं में सूर्य को वायुमंडल के इंद्र और पृथ्वी के अग्नि को सर्वश्रेष्ठ देवता जो है उस टाइम माना जाता था। यद्यपि अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन आर्य अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे करते थे, तो हम आपको बताएं कहीं ना कहीं वो फुल विधि विधान के अनुसार, है ना, जितना संभव हो सकता था पूरे विधि विधान के अनुसार करते थे। परंतु आर्य धर्म का मूलाधार एक ईश्वरवाद ही था। वो मानते थे कि ईश्वर केवल एक ही है, और ऋग्वेद में भी लिखा है कि सत्य एक ही है,
कभी उसे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि भिन्न नामों से पुकारते हैं। समझ गए बात कि नहीं समझे? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको देवताओं का वर्गीकरण समझा दिया है। अब हम समझेंगे देवताओं की के विशेषताएं क्या क्या हैं, उनको हम बहुत अच्छे समझेंगे। एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। ऋग्वैदिक काल के देवता मनुष्य के लिए शुभचिंतक, दयावान और शक्तिमान प्रदर्शित किए गए हैं। यह देवता जन्म लेते हैं और अमृत को फिर प्राप्त कर लेते हैं। यह देवता किसी न किसी पशु से जुड़े हुए हैं, जैसे सूर्य भगवान जो हैं सूर्य अश्व से, है ना। इन देवताओं को जब अन्न, दूध, मांस आदि की बलि दी जाती थी तो वह उनका भोजन बनकर जाता था, ठीक है। और इस जगत को रचने वाला एक है, इसलिए उसको विश्वकर्मा या प्रजापति भी कहा जाता था। समझ गए बात कि नहीं? चलो अब बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका धार्मिक कार्य के बारे में हम समझेंगे। बिल्कुल, उस समय के जो धार्मिक कार्य क्या क्या थे, तो देखो यज्ञ तथा बलि को ऋग्वैदिक काल में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। यही चीज़ें आप लिखते चले इसमें। यज्ञ में जो है दूध, अन्न, मांस आदि सोमरस देवताओं को खूब चढ़ाया जाता था। यह यज्ञ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किए जाते थे, जैसे युद्ध में विजय के लिए करे जाएं या फिर अधिक उपज के लिए करे जाएं, है ना। और धार्मिक कार्यों में प्रार्थना, देवताओं की स्तुति करने को बहुत महत्व दिया जाता था। गायत्री मंत्र की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद से ही जो है इनका वर्णन मिलता है। तो गायत्री मंत्र का खूब पाठ करते थे और मंत्रों का समय जो है एक निश्चित समय था, प्रातः, मध्याह्न या फिर साय था। पितरों की पूजा भी प्रचलित थी, है ना। तो आप समझ जाओ बात की उसी वहीं से मिलती है आपको इसकी जानकारी। कुशासन पर बैठकर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन सामग्री रखकर देवताओं को आमंत्रित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपने समझ ली हैं बहुत अच्छे से। लास्ट की मैं बात करूंगा अगर इस पॉइंट की, धार्मिक दर्शन, और समझ लो आप, है ना। ऋग्वैदिक कालीन आर्य मृत्यु की चिंता नहीं करते थे, ठीक है। यद्यपि स्वर्ग तथा नरक की व्याख्या भी करी गई है। स्वर्ग को जो है मैं आपको बताऊं, आप भी समझते होंगे, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां यम एवं पूर्वज सुख से रहते हैं और आत्माएं भी सुख का अनुभव करती हैं। और नरक एक गड्ढे के समान है जिसमें अंधेरा है तथा यहाँ पर गलत कार्य करने वालों को दंड मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य देवताओं को मित्र समझते थे, इसलिए उनसे जो है वो भयभीत नहीं थे। उन लोगों का विश्वास था कि देवता किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। वे लोग जिस शक्ति से अधिक प्रभावित होते थे उसी को अपना देवता मान लेते थे। इस प्रवृत्ति को मैकडोल्ड है एक कोई, उनने सर्वेश्वरवाद की संज्ञा दी है। आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 आपके सामने रहेगा, है ना। बिल्कुल कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है, ये बताओ, है ना। देखो हिस्ट्री है, थोड़ी सी हो सकता है आपको बोरियत लग रही हो, पर आप अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन दे के सुनेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, उम्दा लगेंगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, सब लोग अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम एक बार लिख दो जल्दी से, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, है ना। मुझे बहुत खुशी होती है, आप सब परिवार हैं अपना, है ना। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। चलिए अब पढ़ लें बहुत अच्छे से प्रश्न नंबर 3। जब तक कंप्लीट वीडियो वॉच ना कर लें आप बिल्कुल ना उठें। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अब हम अंतर समझते हैं और अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल सटीकता से। नंबर 1 बात करें अगर निवास संबंधी अंतर, देखो आज ये जो वीडियो आपको मिली यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, है ना। फिर आपको वीडियो मिलेगी तो सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम सारी वीडियो जो है सारी यूनिट्स जो है वो हम कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से कर देंगे। और टोटल यूनिट आपकी कितनी है आपको पता होगा, यूनिट 5 है ना। और सिलेबस की जानकारी जो है हम आपको बहुत जल्दी शेयर भी कर देंगे, तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप परेशान हो जाए, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो अंतर है अब हम वो समझते हैं। एक तो निवास संबंधी अंतर, है ना, उनका जो रहन सहन है वो कैसा था उसके बारे में। दूसरे की बात करूं मैं अगर, तो धातु के प्रयोग में अंतर, ठीक है। धातु, किस धातु का प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना है क्या कभी? बताओ, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं, ठीक है। चलो, ये तो आप अलग चीज माइंड में सेट कर रहे हो। तो धातु के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस धातु का प्रयोग किया जाता था और वैदिक सभ्यता के दौरान किस धातु का प्रयोग करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है यहाँ पर। थर्ड की हम बात करें मांस के प्रयोग में अंतर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांस का प्रयोग करते थे कि नहीं, या फिर बात करें वैदिक सभ्यता में मांस का यूज किया जाता था या नहीं खाते थे, क्या है, कहाँ यूज करते थे, पहनने में, छाल के रूप में, तो सारी चीज़ों को ये हमें समझना है यहाँ पर। गाय के महत्व में अंतर, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को कितना महत्व देते थे, है ना, और वैदिक सभ्यता के लोग कितना महत्व देते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा पशुओं के ज्ञान में अंतर, है ना, तो उन्हें कौन कौन से पशु के बारे में पता था,
लेखन कला में अंतर की मैं बात करूं या अग्नि पूजा में अंतर की मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर हम समझ रहे हैं। चलो बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आपके लिए रहेगा निवास संबंधी अंतर। ठीक है, अब समझ लो। देखो, सिंधु सभ्यता नगरीय एवं व्यापार प्रधान थी। ठीक है, और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान थी। वैदिक सभ्यता के लोग गांव में बांस के मकान में जो है बांस का मकान बनाकर रहते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के बने भवनों में रहते थे। ये कहाँ से पता चला? जब खुदाई हुई, है ना। जब खुदाई हुई तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कैसे कैसे स्नानागार मिले थे, है ना, वो सारी चीज़ें। चलो अब बात करते हैं धातु के प्रयोग में जो अंतर है उसके लिए। देखो, सिंधु निवासी लोहे से जो है अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग इसका खूब प्रयोग करते थे। समझ गए बात की नहीं? चलो इतना ही काफ़ी है। मांस के प्रयोग में अंतर, अब ये समझ लो तीसरा पॉइंट। मांसाहारी होते हुए भी वैदिक काल के लोग मांस मछली में अरुचि रखते थे। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रचुर मात्रा में सेवन करते थे। अगर बात करेंगे चौथे पॉइंट की, गाय के महात्मा कैसे कैसे महत्व देते थे, तो देखो भाई, वैदिक लोग जो है गाय को पवित्र मानते थे, पूजनीय मानते थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी के लोग गाय से अधिक सांड को महत्व देते थे और सांड की पूजा करते थे। समझ गए बात की नहीं समझ गए? बताओ। बात करेंगे प्रश्न नंबर उसी प्रश्न में रहेगा 5वां पॉइंट, पशुओं के ज्ञान में अंतर। अब समझो बात कि किन किन पशुओं का उन्हें ज्ञान था और किन पशुओं का ज्ञान जो है उन्हें नहीं था। इस बारे में हम है ना समझेंगे इसमें। देखो, वैदिक काल के लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे, परंतु सिंधु निवासी घोड़े के विषय में जानते ही नहीं थे। इसलिए अतिरिक्त वैदिक काल के लोग व्याघ्र से सर्वदा अपरिचित थे, है ना। और हाथी का उल्लेख भी बहुत कम है ना, बहुत कम जो है हाथी का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। बुंदेलखंड का हूँ, इसलिए क्या है, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो बुंदेली टच रहता है ना, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। चलो ये तो है हंसी मजाक की बात है। और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को, है ना, एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी है। बहुत जल्द जो है हम लाइव मिलेंगे, है ना, लाइव क्लास आपकी रहेगी, है ना। सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो है पिछले साल से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट किया जा रहा है पर नहीं हो पा रहा था। पर इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट हो गया है ना। बहुत जल्द जो है हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, है ना, डे 1 डे 2 इस तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, है ना। अभी क्लासेस जो है आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, क्लास बिल्कुल लेट नहीं हुआ करेगी, है ना। रेगुलर क्लास मिलेंगी और ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच में छोड़कर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, है ना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, आप सब परिवार हैं, है ना। और बिल्कुल आप कहीं ना कहीं, आपको ये जब हमने चैनल बनाया था तो स्टार्टिंग में ही ये बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली थी कि कुछ भी हो जाए, है ना, हर तबके के गरीब से गरीब बच्चों को क्वालिटी पूर्ण जो है शिक्षा हमें देनी है। और बिल्कुल चाहे अंतिम सांस तक कुछ भी हो जाए पर मैं शिक्षा दे करके रहूँगा। बिल्कुल दोस्तों, और हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं पशुओं के ज्ञान में अंतर की, तो हम लोग इतना समझ गए थे कि वैदिक काल के जो लोग हैं वो घोड़े का प्रयोग करते थे और सिंधु निवासी जो लोग थे वो घोड़ों के विषय में नहीं जानते थे। ठीक है, और हम अगर कहीं ना कहीं बताएं तो व्याघ्र से जो है वैदिक काल के लोग अपरिचित थे। हाथी का उल्लेख जो है वो कम आया है। सिंधु निवासी इन दोनों पशुओं से पूर्णतः परिचित थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेखन कला में जो अंतर है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, चर्चा करते हैं आपके साथ। ठीक है, चलो 6 नंबर पॉइंट रहेगा आपका लेखन कला में अंतर। देखो, सिंधु घाटी के निवासियों का लेखन कला का ज्ञान नहीं था, है ना। इस कला का विकास कर लिया था, परंतु ऋग्वैदिक काल में इस दिशा में कोई विशेष जो है वो प्रगति नहीं हुई थी। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और अगर हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की, तो अग्नि पूजा में अंतर की अगर हम बात करें तो देखो भाई, वैदिक काल में अग्नि को बहुत अधिक महत्व दिया गया और प्रत्येक घर में अग्निकुंड का होना आवश्यक था। ठीक है, और इसके विपरीत सिंधु घाटी के निवासी ने जो है अग्नि को इतना अधिक महत्व जो है वो नहीं दिया है। आप समझ गए होंगे। अब वैसे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं, जैसे लिंग पूजन में अंतर, है ना, उस टाइम करते थे पूजा कि नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें हैं। अस्त्र शस्त्र का जो है अंतर था, है ना, धातुओं का मैंने बता ही दिया है आपको, निवास संबंधी अंतर, ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो ना तो उसको लाइक करते चलो। ठीक है, लाइक कर दो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, है ना, हम भी थोड़े से मोटिवेट हो जाए, हमें भी पता लगे कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, अच्छा लग रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 रहेगा, है ना। गला सूख रहा है दोस्तों, पर रुकूंगा नहीं जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं दे दूंगा, है ना, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं
आप लोग की ये जो है शिकायत रहती होगी कि सर वीडियो बहुत लेट लाते हैं, क्लास बहुत लेट लाते हैं, आप लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल आपका परेशान होना बिल्कुल लाजमी है ना। मैं कहीं ना कहीं गुनहगार भी हूँ कि आपके लिए क्लास नहीं ला पा रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा दोस्तों कि क्लास लेकर के आऊँ। चलिए बात करूँगा प्रश्न नंबर 4 की। सिंधु निवासियों के मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, उनके बारे में हम समझेंगे। देखो, शिकार सिंधु वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। समझ गए बात की नहीं? शिकार क्या था? प्रमुख साधन था, है ना, खूब करते थे शिकार। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि पशु पक्षियों की लड़ाई, है ना, खूब एंजॉय करते थे वो लोग भी। मछली मारना, नृत्य, संगीत, ये सारी चीज़ों का खूब आनंद लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बच्चों के मनोरंजन के जो खिलौने थे उस टाइम के क्या क्या मिले हैं। तो देखो, पशुओं की आकृतियां, है ना, बैलगाड़ी, तांबे का रथ, हिलते हुए सिर वाले खिलौने, झुनझुने, ये सारी चीज़ें तो मिली। तो जब समझ में आया कि बच्चे भी खूब एंजॉय करते थे, है ना। लेकिन आप लोगों जैसे नहीं, आप लोग फ़ोन से एंजॉय करते हैं केवल, है ना, दिन भर देखो फ़ोन में लगे रहते हैं, है ना। देखो सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको बहुत अच्छे से अपने लिए जो करियर के लिए आपके लिए इफ़ेक्टिव है ना, अच्छी हैं, वो आपको चुननी पड़ेंगी। बाकी बेकार की चीज़ें और जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए आपको। बात करूँगा प्रश्न नंबर 5 की, आपके सामने रहेगा आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो है सामाजिक दशा क्या है। पारिवारिक जीवन हम समझेंगे, है ना, गृह निर्माण, मनोरंजन, भोजन, संतान की स्थिति। देखो मैंने आपको कहीं ना कहीं समझा भी दी है जी सारी चीज़ें। अब इनके बारे में आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था वो कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करेगा, इसलिए मैं आपको केवल इसकी हेडिंग बता रहा हूँ और बाकी आप समझ जाएं। ठीक है, पारिवारिक जीवन की बात करूँ, गृह निर्माण, मनोरंजन, भोजन, संतान की स्थिति, शिक्षा, औषधि ज्ञान, मृतक क्रिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रहेंगी आपके साथ। ठीक है, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रश्न नंबर जो भी है 6। सिंधु वासियों की मृतक क्रिया क्या थी? हम मृतक क्रिया जरूर समझेंगे। देखो, मृतक शरीर को जो है वो दफना दिया जाता था, है ना। ये 3 तरीके से वैसे मृतक क्रिया करते थे। कितने तरीके से? 3। अब 3 तरीके कौन कौन थे अब हम वो समझेंगे। पहला तो ये दफनाते थे, क्या, है ना, और दूसरे मृतक शरीर को जलाते थे, जला भी दिया जाता था, और बाद में बची भस्म को किसी बर्तन में रखकर गाड़ दिया जाता था, है ना। अब आप कह रहे होंगे कि सर तीसरा तो लिखा ही नहीं आपने। तो देखो तीसरा भी बता रहे हैं हम। तीसरा क्या है? शरीर को सीधा छोड़ देते थे खुला, है ना, पक्षियों को खाने के लिए, पशु पक्षियों को खाने के लिए। तो ये भी इनकी एक क्रिया थी, है ना। मृतक शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए शरीर या अवशेषों को जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है, तो ये भी था। शेयर जरूर कर दो दोस्तों को, है ना, वो भी परेशान हो रहे होंगे कि सर की क्लास नहीं आ रही, तो बिल्कुल उनकी हेल्प कर दो। कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, है ना। जब भी आपको मौका मिले बिल्कुल हेल्प जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूँ, अगर सिंधु घाटी के लोगों की कला के बारे में बताइए। तो वही मैंने आपसे बात करी थी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें या फिर सिंधु घाटी, तो एक ही बात है ना, एक ही बात है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहीं से आपकी जो है पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंधु, हमने आपको वैदिक कालीन तो सारी चीज़ें बता दी हैं, अब सिंधु घाटी के लोगों की और बतानी है, तो ये यूनिट जो है अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगी। नंबर 1 हम बात करें भवन निर्माण कला। ठीक है, देखो, तो उत्खनन से प्राप्त भवनों से ज्ञात होता है कि भवन निर्माण कला में वे अत्यंत दक्ष थे और नगरों की योजनाएं सुनियोजित ढंग से की जाती थी। आपने भी देखा होगा कि पुराने पुराने जैसे आज भी अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे किले मिलते हैं, हम देख करके हैरान रह जाते हैं कि ये बनाए कैसे गए होंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो इतनी मशीनरी सिस्टम भी नहीं था। नेक्स्ट की हम बात करेंगे लेखन कला। तो उत्खनन में 2467 जो है लिखित वस्तुएं अभी तक प्राप्त करी जा चुकी हैं। उससे एक चीज़ स्पष्ट बिल्कुल हो जाती है कि वे लोग कला में परिचित थे, है ना, और परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। वो अलग बात है कि किस लैंग्वेज में, किस लिपि में जो है उनने वो चीज़ें लिखी हैं। कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि की तरह बाएं से दाएं, कुछ विद्वान खरोष्टी लिपि के समान जो है दाएं से बाएं लिखी बताते हैं। और ये तरह तरह के जितने भी विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं, पर जो है पढ़ा नहीं गया है। पर ये चीज़ ज़रूर मानी गई है कि वो निपुण थे इस कला में, है ना, लेखन कला में। बात करेंगे तीसरे की धातु कला के बारे में। अगर हम समझें तो देखो, भिन्न भिन्न धातुओं से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में ये लोग अत्यंत दक्ष थे, है ना। चाहे फिर हम बात करें तांबे और कांसे के शस्त्र की बात हो, या फिर कांसे और चांदी से बने बर्तन की बात हो, सोने तथा मूल्यवान रत्नों से आभूषण, शंख,
है ना, सीप, हाथी दांत से नाना प्रकार की सुंदर वस्तुएं उस टाइम बनाई जाती थी और धातुओं के बर्तनों पर नक्काशी भी करी जाती थी। दोस्तों बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने रहेगा संगीत एवं नृत्य कला का, है ना। आप समझेंगे कि संगीत और नृत्य कला में वो कैसा उस समय की अगर हम बात करें तो उत्खनन से प्राप्त अगर तबले देखें तो क्या क्या मिला है। देखो तबले मिले, ढोल, बांसुरी, सीटियाँ, है ना, नृत्य मुद्रा में नारी की मूर्ति, ये सबसे स्पष्ट है कि वो क्या करते थे, संगीत एवं नृत्य कला में उनकी खूब रुचि थी। नेक्स्ट की बात करें ताम्र पत्र कला, तो उत्खनन में वर्गाकार तथा आयताकार ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और इनके एक और मनुष्य एवं या फिर पशुओं की आकृति और दूसरी ओर एक लेख है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी मिली थी वहां से। मूर्ति कला की मैं बात करूं अगर, देखो मुद्रण कला भी एक आती है। मुद्रण कला में अगर हम बात बताएं तो उत्खनन में लगभग 550 मोहरें प्राप्त हुई थी और जिनमें से अधिकांश जो है वो वर्गाकार है, कुछ आयताकार है, कुछ गोल है। ठीक है, मोहरें अधिकतर मिट्टी या फिर पत्थर की बनी हुई थी। इन पर लेख तथा पशुओं की आकृति अंकित है। तो एक और एक्स्ट्रा हेडिंग जो है आपके लिए हो गई। पर हम बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में, 6 नंबर रहेगी आपके सामने। उत्खनन से विभिन्न प्रकार की जो है धातुएं, पाषाण तथा मिट्टी की मूर्तियां अधिक से अधिक संख्या में मिली हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की जो है वो मूर्ति हमें मिली थी, है ना। कौन कौन सी? तो 2 जो है वो है, एक धार्मिक और दूसरी साधारण। जैसे पशु पक्षी, स्त्री पुरुष खिलौने, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो मिली थी, दूसरी हो गई। और एक प्रकार की जो धार्मिक थी वो तो धार्मिक थी, है ना, जिसमें किसी देवता का चित्र अंकित था या फिर अदर जो चीज़ें थी। मैं कि एक कोई है इतिहासकार, उनने लिखा है कि मानव जो मूर्तियां हैं वो ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की जो मूर्तियां थी वो कैसी थी, अंदर से खोखली थी। इन मूर्तियों की विशेषता यह थी कि गाल की हड्डी जो है वो स्पष्ट है, लेकिन गैन छोटी मोटी और मजबूत है और आंखें जो है पतली और तिरछी हैं। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होंगी, है ना। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे बताओ। बात करें कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, या फिर बहुत सारे जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं या फिर मेजर सब्जेक्ट हैं, चाहे फिर मैं बात करूँ टूर गाइड, मल्टीमीडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब की क्लासेस हम बहुत अच्छे से आपको प्रदान करते हैं, देते रहते हैं, है ना। आप लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, या फिर आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बना दी गई है और सारी वीडियो वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से सिलेक्टेड कंटेंट के साथ आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं दोस्तों। बहुत जल्द जो है आपको मैराथन क्लास भी देने वाले हैं, है ना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाएं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। और अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग, टूर गाइड, मल्टीमीडिया, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है मेजर माइनर, तो आप बिल्कुल जरूर देखें। और अगर अभी तक आपको पता नहीं चल पाया है कि आपके कौन कौन से माइनर हैं, तो ये क्लास भी हमने आपको बनाई थी, है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट कर लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ। कोई भी बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। संपूर्ण राजनीति विज्ञान को जो है एक वीडियो में हमने समाहित किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हमने आपके साथ डिस्कस करे थे इस वीडियो में। इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये भी क्लास हमने आपको उपलब्ध करवाई थी। हिंदी साहित्य की जो यूनिट 3 है वो हमने आपके साथ कंप्लीट करी थी, है ना। इसको भी देख लें, झांसी की रानी उपन्यास। बाकी आप बताना, एक जो सर थे जिसके डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से उनने पढ़ाया था। उनका कई वर्षों का अध्यापन का जो अनुभव है वो उनने आपके साथ शेयर किया है। अब बताना कि आपको कैसा लगा, है ना, और आप उनकी क्लास देखना कितना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं आप पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।